बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आज हमारे बीच हैं डॉक्टर चंद्रभूषण अंकुर जी। आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने 1 जुलाई को ही आप सेवानिवृत्त हुए हैं और आप एक कर्मयोगी के रूप में, ये जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं इनको जानता हूँ, इनकी जीवन यात्रा। तो हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स इस कार्यक्रम को सुनते रहते हैं, उनको अपने करियर को भी लेके कई बार दिमाग में एक उहापोह रहता है, लेकिन आपको बता दूं कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। और चंद्रभूषण अंकुर जी भी उन लोगों में है जिनका कोई गॉडफादर नहीं था और इन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय में अपना एक स्थान बनाया इतिहास विभाग में और प्रोफेसर पद तक पहुँचे। तो आज हम उनका अपने स्टूडियो में अपने लाउड स्पीकर 90 FM के दर्शकों और श्रोताओं की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद उपेंद्र जी। तो हम लोग बातचीत शुरू करेंगे, जो कि मैंने बहुत करीब से आपको देखा है और आप फिल्मों के बहुत शौकीन हैं। फिल्मों पे आपने जो है एक पुस्तक भी लिखी है। 2 पुस्तकें हैं, सिनेमा और इतिहास। ये तो प्रकाशित हो चुकी है। हिंदी फिल्में उससे पहले प्रकाशित हुई थी और हिंदी फिल्में इसके पहले प्रकाशित हो चुकी है। इसके अलावा आप लोक अभियान एक संस्था है जिससे ये वंचित वर्ग के बच्चों के लिए एक विद्यालय चलाने में भी आप लोग सहयोग कर रहे हैं। 20 वर्ष से वो चल रहा है रसूलपुर में जी, गोरखनाथ मंदिर के पीछे। तो जो समाज के लिए जीता है और जिसके लिए समाज के लोगों में दर्द होता है, वही मनुष्य कहा जाता है। तो आज हम आपसे बातचीत शुरू करते हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखें और सुनें। अंकुर जी, अब तो आप विश्वविद्यालय के अपने जो गुरुतर दायित्व है जी, उससे सेवानिवृत्त हो चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन आपको विश्वविद्यालय ज्वाइन करने के पहले मैंने एक रंगकर्मी के रूप में भी देखा था जी, एक पत्रकार के रूप में भी देखा। तो आपने अपनी जीवन यात्रा कैसे शुरू की और कितने उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा? जी, मैं अपने श्रोताओं और दर्शकों से ये साझा करूं कि मेरी पैदाइश यहीं गोरखपुर में दिसंबर 1962 में हुई थी और मैं उस परिवार से आता हूं जहां तीसरी पीढ़ी शायद मेरी होगी जो पढ़ने लिखने की दुनिया में आई। मेरे बाबा सबसे पहले हाई स्कूल पास थे और उन्होंने शहर में काम करना शुरू किया और मेरे पिता को ग्रेजुएट होने का मौका मिला और वो बैंक ऑफिसर बने और हम लोग तीसरी पीढ़ी थे जिसको उच्च शिक्षा तक पहुंचने का मौका मिला। तो हम लोग क्या, ज़्यादातर उस ज़माने में ये होता था कि बच्चा या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। इससे आगे मध्यवर्गीय परिवारों का कोई दृष्टिकोण बनता नहीं था। तो ज़ाहिर तौर पर मुझे भी, मेरे बड़े भाई शहर के बहुत प्रख्यात बाल रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर बीबी गुप्ता, तो उनको पिता उस रास्ते पे ले जाने में सफल हुए और वो डॉक्टर बने। मेरे चाचा जो मेरे पिता से काफ़ी उम्र का उनके अंतर था, उनको उन्होंने इंजीनियर बनाया और वो भी उस लक्ष्य में भी वो सफल रहे। मुझको भी वो इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसलिए मैंने इंटरमीडिएट तक की अपनी पढ़ाई जो है वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से की, PCM जिसको बोलते हैं। और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए प्रयास भी किया, लेकिन संयोग से नहीं हुआ और मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में 1980 में इंटरमीडिएट करने के बाद मैं गया और मैंने BSc में दाखिला लिया कि 1 साल इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे।
उसी दौरान जब मैं इससे पहले डीएवी इंटर कॉलेज में हम लोग की पढ़ाई हुई थी 6 to 12th, और उस दौरान डीएवी इंटर कॉलेज ज़माने में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का एक बड़ा गढ़ होता था। तो वहाँ रहते हुए मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए। जैसे मेरे भाई खुद बहुत अच्छे डिबेटर थे, वाद विवाद प्रतियोगिताओं भाषणों में भाग लेते थे। तो जब वो 12th में थे तो मैं 6 में था, तो उनके निकलने का समय था, फाइनल हो रहा था, तो लोगों ने कहा ये ब्रजभूषण का भाई है और इसका भाई बहुत अच्छा बोलता है तो ये भी बोलेगा जी। तो इस तरह से मुझे डिबेट और इन सब चीज़ों में प्रवृत्त किया। और इन सब का श्रेय जिन्होंने हम दोनों भाइयों या हम जैसे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को परिवर्तित किया, मैं उन्हें बहुत श्रद्धा से याद करना चाहूँगा, गोमती प्रसाद जी। अच्छा, गोमती प्रसाद जी जो डीएवी इंटर कॉलेज में जी। अध्यापक थे और जिनके ऊपर वहाँ दायित्व था कि वो डिबेट लिखवाने का काम करते थे, बच्चों को तैयार कराते थे डिबेट प्रतियोगिताओं के लिए। तो उनके बहुत सारे विद्यार्थी हैं, जैसे डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल या ये जो IAS अभी देश दीपक वर्मा जी, सब लोग उन्हीं के विद्यार्थी रहे। तो एक बात, एक युवा के भीतर महत्वाकांक्षा का बीज डालने का काम सबसे पहले उन्होंने किया। और मुझे एक और संयोग से ही कह लीजिए एक अवसर मिला। आज अखबार जो उस ज़माने में बहुत प्रतिष्ठित अखबार था, मेरा ख्याल है कि 1920 से स्वाधीनता आंदोलन के ज़माने से वो पब्लिश होता था, और उसका कार्यालय मेरे मकान में, वो लोग किराएदार थे, उसका मतलब कार्यालय वहीं रन होता था। तो ज़ाहिर तौर पर संपादक और पत्रकार लोग सब आते जाते रहते थे, दिन भर तमाम नेता आते रहते थे। तो तमाम संपादक लोगों से फर्स्ट हैंड परिचय, चूँकि मकान मालिक का बेटा हूँ तो से परिचय हो जाता था। और उसमें जब हम लोगों के डिबेट की खबरें छपती थी कि हम लोग भाषण प्रतियोगिता जीते हैं, तो वो लोग भी शाबाशी देते थे, कहते थे अरे भाई कुछ लिखा करो, दिखाया करो, भाषण लिखते हो तो हमको दिखा लिया करो। तो ऐसे करके भाषण लिखना एक विषय पर और उसको संपादक जी दिखाना, और संपादक जी को खुश हो जाएं तो थोड़ा हिस्सा उसका छाप देना, ऐसे करके मुझे लगता है कि 80-82 में आज के संपादकीय पृष्ठ पर मुझे मेरी पहली फुल फ्लेज रचना छप गई। और संपादकीय पेज पे वो था गांधी के विचारों की प्रासंगिकता। मैं उसमें BA में पढ़ रहा था। तो इस तरह से मेरा एक तरफ मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, पिता चाहते थे कि इंजीनियर बने, और दूसरी तरफ मेरा रुझान लिखने पढ़ने पत्रकारिता की तरफ। मुझे कभी कभी ये लोग फ्री में भेज देते थे किसी कार्यक्रम की रिपोर्टिंग करने के लिए, मैं आता था, लिख देता था। तो आज अखबार के रहने से एक ट्रेनिंग वो भी हो रही थी। और मेरे जो डिबेट के टीचर थे गोमती प्रसाद जी, वो इन चीज़ों की, इन प्रवृत्तियों की बहुत ही सराहना करते रहते थे। और मुझे लगता है कि अब इतना मैच्योर हो गया हूँ कि मैं समझ पाता हूँ कि वो एक बच्चे को उत्साहित करने के लिए थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी कहते थे। जैसे वो कहा करते थे कि डॉक्टर इंजीनियर तो मैंने बहुत तैयार किए हैं, एक IAS भी बन गया है, कई PCS हैं मेरे विद्यार्थी, आपको मैं सांसद बनाना चाहता हूँ। और इस तरह ठीक है, सांसद नहीं बना, लेकिन विश्वविद्यालय में अगर प्रोफेसर हेड तक पहुँचा तो उसमें निश्चित तौर से वो जो महत्वाकांक्षा के बीज थे वो एक टीचर ने डाले थे मेरे भीतर। और सवाल और ये आता है, मैं आपको लाऊं आपकी पुस्तक जो सिनेमा और इतिहास है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सिनेमा में मेरी रुचि थी, मैं फिल्में देखता था काफ़ी। और ये रुचि कब अकादमिक क्षेत्र में इस पे काम करने की इच्छा का एक कारण ये हुआ कि मैं MA करने के बाद प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा से मेरा बहुत निकट संबंध था और मैं उनसे बहुत प्रभावित था BA के दिनों से ही। तो वो उस दौरान मेरा ख्याल है 1986 की बात है कि वो गोरखपुर विश्वविद्यालय से वो चले गए मणिपुर विश्वविद्यालय, वो भी इतिहास विभाग में ही थे। हाँ। तो यहाँ वो रीडर थे और मणिपुर विश्वविद्यालय में उनको प्रोफेसर के तौर पर बुलाया गया था। तो वो गए और उन्होंने प्रोफेसर के तौर पर वहाँ ज्वाइन किया। जुलाई में मेरा ख्याल है जुलाई में उन्होंने ज्वाइन किया। अगस्त या सितंबर में कभी वो गोरखपुर फिर आए। और उन दिनों अभी PhD में रजिस्ट्रेशन में थोड़ा समय था
और वहाँ पे उन्होंने कहा कि तुम चाहो तो मणिपुर से एमफिल कर सकते हो, और एमफिल के बाद पीएचडी होती थी। कुछ जगहों पे हम लोग स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में था कि सीधे एमए के बाद पीएचडी होती थी। तो मैं उनसे बहुत आकर्षित रहता ही था मैं उनकी तरफ, और उनका सानिध्य पाने के उसमें मैं मणिपुर यूनिवर्सिटी जाके मैंने पीएचडी एमफिल ज्वाइन कर लिया। और एमफिल ज्वाइन करने में एमफिल में भी एक डिसर्टेशन लिखना होता था, तो उसके लिए जब विषय का सवाल उठा तो वहाँ पे लाइब्रेरी में एक मॉडर्न हिस्ट्री का जर्नल आता था, उसमें चिदानंद दास गुप्ता की एक आर्टिकल छपी थी, उस हिस्ट्री ऑफ जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो जर्नल था, जर्नल ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें था कि गॉडेस मदर, और कुछ पूरा टाइटल नहीं याद आ रहा है, मतलब किस तरह से बंगाली फिल्म मेकर्स जो एक तरफ तो मार्क्सवादी हैं ज़्यादातर, लेकिन वो लोग कैसे दुर्गा जी में भी उनकी खास आस्था है, और फिल्मों में कैसे बार बार एक नारी चित्र में दुर्गा से वो प्रभावित रहते हैं और उस तरह इस्तेमाल। तो उसमें जो चिदानंद दास गुप्ता के उस आर्टिकल से मुझे लगा कि सिनेमा जो जिसमें मुझे रुचि थी वो उस पर अकादमिक ढंग से भी कुछ लिखा पढ़ा जा सकता है। तो मैंने वर्मा सर से कहा कि साहब मैं इसी पे करूँगा काम। तो उन्होंने कहा ठीक है, कुछ लिख के दिखाओ। तो मैंने कुछ लिखा उखा तो वर्मा सर को दिखाया मैंने, तो वर्मा सर ने उसको एक मतलब कंटेक्स्ट दिया, और एक टॉपिक आया कि हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ हिंदी फिल्म्स एज ए सोशियो कल्चरल एनाटॉमी ऑफ द सोसाइटी 1930 to 50, ये उसका विषय तय हुआ वहाँ। अभी वहाँ एमफिल में मैं ये सब हो गया था, तब तक पता चला कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पीएचडी का वो जो प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई, और मुझसे कहा गया कि चूँकि मैं टॉप किया हुआ था उस साल, तो ये हुआ कि आप कर सकते हैं। तो एमफिल करके पीएचडी करना ही था। तो मुझे लगता है कि दिसंबर जनवरी में एक बार प्रक्रिया चलती थी, एक बार जुलाई में चलती थी। तो जनवरी वाली प्रक्रिया में मुझे दाखिल हो गए, 6-6 महीने पे होता था। तो मैं आ गया और उसी विषय पे मैंने यहाँ किसके अंडर में पीएचडी किया? प्रोफेसर केपी मिश्रा साहब जी। तो केपी मिश्रा साहब इकोनॉमिक हिस्ट्री के विद्वान थे, तो उन्होंने कहा कि भाई इस विषय में तो मेरा नहीं कोई है, लेकिन तुम्हें अगर करना है तो तुम करो, मैं जो मदद कर सकता हूँ कर दूँगा। तो इस तरह से फिर वर्मा जी से जो प्रेरित होकर जो विषय चुना उस पर मैं काम करता रहा, और फिर मैंने इसी विषय पर अपनी पीएचडी की। ये एक सवाल अंकुर जी उठता है कि इतिहास समाज को कितनी दिशा देता है, या इतिहास कोई आईना भी दिखाता है? अब देखिए उपेंद्र, आप अगर गौर करें तो इतिहास एक ऐसा विषय है जिससे कोई अछूता नहीं रहता। मैं बहुत ही ठेठ सा उदाहरण दूंगा, शायद दर्शकों श्रोताओं को भी अच्छा लगे। जब किसी से झगड़ा होता है तो आप क्या कहते हैं? हम भोजपुरी का मैं इस्तेमाल करूं, ये भोजपुरी का इलाका है, हम तो के जाने नहीं, तोरे ख़ानदान के भी जाने नहीं। तो वो क्या कहता है? इनडायरेक्टली कहता है कि मैं तुम्हारी हिस्ट्री जानता हूँ, आई नो योर फैमिली हिस्ट्री ऑल्सो। बिल्कुल। तो इतिहास तो ऐसा है कि चाहे आप पढ़े हों चाहे ना पढ़े हों, आपकी ज़िंदगी से आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, आप बार बार पीछे पलट के देखते हैं। अब रहा सवाल कि क्या सीखा जा सकता है, तो सीखने को अगर आप बहुत सीरियसली लेते हैं अतीत को, और आप अतीत में हुई गलतियों से बचने का काम कर सकते हैं। इतिहास से सीखना ये होता है कि जो हमने गलती की थी उसको दोहराए ना। तो एक इतिहास के विद्यार्थी को सामान्य विद्यार्थियों से ज़्यादा पीछे मुड़ के देखने का अवसर मिलता है। 400 साल, 600 साल, 800 साल, 1000 साल। एक आदमी बहुत मुड़ के देखता है पीछे तो 50 साल। तो इस अर्थ में हम लोगों को, मुझे जो परिभाषा बहुत अच्छी लगती है कि विज्ञान मतलब इतिहास वो प्रयोगशाला है जहां अतीत के तथ्यों को वर्तमान में रख के भविष्य के रास्ते तलाशे जा सकते हैं।
और कोई सचमुच अगर इतिहास दृष्टि संपन्न व्यक्ति है तो मुझे लगता है कि वो आने वाले दिनों को बेहतर ढंग से देख पाता है कि क्या होगा। वो ज्योतिषी नहीं है, लेकिन वो भी समझता है कि क्या होगा काफ़ी हद तक। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो ये मैंने ही 3-4 साल पहले अपने फेसबुक पे आप देखेंगे तो मैंने लिखा कि कुछ भी हो 2024 से पहले राम मंदिर बन जाएगा। ये आज से 4 साल पहले मैं कह रहा हूँ, जब अभी शिला पूजन चल रहा है, क्योंकि 2024 में चुनाव थे और वो एक बनना उसका तय था और बना। तो इस तरह से आप बहुत चीज़ें देख सकते हैं। आप विश्वविद्यालय में लंबे समय तक आपने अध्यापन का कार्य किया जी, और विश्वविद्यालय का इतिहास और वर्तमान को किस रूप में देख रहे हैं आप? मैं अगर बहुत साफगोई से बात करूं तो विश्वविद्यालय में भौतिक समृद्धि आई, बहुत सारे हमारे अब क्लास स्मार्ट क्लास हो गए हैं, लेकिन जिस तरह के टीचर्स हम लोगों को मिले, जिन्होंने, मैंने अभी कुछ टीचर्स का जिक्र किया, शैलनाथ चतुर्वेदी, ये सब, जैसे मैं बीए में क्यों आया कि शैलनाथ चतुर्वेदी से मैं बीएससी के दौरान मिलता था तो कहते थे जी मिडुअल में ही पढ़ाते थे क्या? नहीं, अच्छा। मैं लिखने पढ़ने से, उनका बेटा मेरा डिबेट पार्टनर था जी। तो मैं जब जाता तो कहते थे इतनी अच्छी हिंदी बोलते हो, इतना अच्छा लिखते हो, तो तुम कहाँ साइंस में टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुमको तो आर्ट्स में होना चाहिए। तो तुरंत 1 साल में जब नहीं हुआ तो बीएससी पहला साल छोड़ के मैं बीए में चला गया और वहाँ से जाने से दिशा ही बदल गई। मुझे लगता है कि ये जो नई पद्धति आई है सेमेस्टर की, और सेमेस्टर के बाद CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो लेके आए हैं, ये अमेरिकन पद्धति है। तो हमारा जो पूर्वांचल का विद्यार्थी है, जो युवक है, युवतियां हैं, उनके लिए उनको ध्यान में रख के ये नहीं बनाया जा रही, केंद्रीकृत व्यवस्था है। अब इसमें अगर टीचर टॉट रेशियो 1:20 हो तब तो आप ये सब करिए कि भाई एक शिक्षक है, 20 पे 20 विद्यार्थी हैं तो वो उसका देखेगा। हम लोग एक शिक्षक पे 100 विद्यार्थी हैं, 200 विद्यार्थी हैं, इस तरह का औसत चल रहा है। तो हम लोगों के लिए वार्षिक पद्धति ठीक थी और उसमें अच्छी पढ़ाई होती थी। गोरखपुर विश्वविद्यालय ने कितने IAS, कितने PCS, कितने राजनेता, मतलब 2-3 तो मुख्यमंत्री यहीं से दिए, भाई वीर बहादुर सिंह यहीं से पढ़े हुए, राजनाथ सिंह यहीं से पढ़े हुए, तो आप जैसे कल्पनाथ राय, तो ऐसे हम लोग अगर देखें तो हमारा एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पत्रकार, शिक्षक, मैं स्वयं हूँ, आप वहीं से प्रोडक्ट हैं, तो ऐसे तो अद्भुत। लेकिन अभी आप देखिए तो क्या हुआ कि इतना परीक्षाओं पे इतना जोर है कि पढ़ाई उसमें गौड़ हो गई और वो स्वाध्याय की तरफ बच्चों को ले जा रहे हैं कि भाई अपने से पढ़िए आप। और क्लासेज भी मुझे लगता है कि जैसे कैसे अब इतना सारा काम, सब एक ही, कम शिक्षक हैं, लोड ज़्यादा है, आपने उनके ऊपर इतना पाइल कर दिया कि अब इसको मूल्यांकित करना है, तो वो सालों साल यही करते रहते हैं। उसी में से बीच में थोड़ा समय पढ़ाने के लिए भी निकाल लेते हैं। और अभी मैं विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि ये जो शिक्षा के उच्च केंद्र हैं वो उनमें थोड़ी गुंजाइश रखनी चाहिए। अभी इतने निष्क्रिय परिसर हो गए हैं। पहले हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें, हम लोग कहते थे कि विश्वविद्यालय में 2 तरह का जीवन चलता है, एक कक्षाओं के भीतर चलता है, एक कक्षाओं के बाहर चलता है। जो जीवंतता दिखती थी वो नहीं है, वो खत्म। क्योंकि आपने कहा कि कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं करेंगे, किसी को बुला नहीं सकते, उस समय दिशा थी, हाँ तमाम ये सो था। तो अब इन विचारों के संघर्ष में हम लोग को एक समझ आता था कि क्या सही है क्या गलत। अभी सिर्फ एक ही रंग के लोग दिखाई देंगे विश्वविद्यालय में, बाकी बंद। तो इससे जो विद्यार्थियों के लिए एक कक्षाओं के बाहर हॉस्टल्स में, परिसर में एक बड़ा कैनवास मिलता था और अलग अलग विचार, उस विचार से जुड़े हुई चीज़ों की जानकारी और ये तय करने का मौका कि इसमें से क्या सही, हमारी रुचि के अनुकूल क्या है, बहुत सही कहा। तो वो चीज़ें गायब हो गई।
और इसलिए मुझे लगता है कि एक तरफ तो स्वदेशी की बात करने वाली सरकार है, पिछले 10-15वां साल शुरू हो गया, और वहीं दूसरी तरफ हम पद्धति शिक्षा में जो प्रयोग कर रहे हैं वो अपने देश काल के परिस्थितियों की बजाय हम दूसरे से बोरो कर रहे हैं, उन लोगों से बोरो कर रहे हैं जो हमसे संसाधनों में बहुत दूर हैं और जिनके पास इतना भीड़ नहीं है। जैसे हमको तो अभी इनको ध्यान में रख के। आप इस बात से कितने सहमत हैं कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया? जी बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ कि एक विचारधारा को स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों से बड़े पैमाने पर उन संस्थाओं को जो विश्वसनीय इतिहास लेखन की संस्थाएं जिनके थी, जैसे ICHR है और जो अकादमिक संस्थाएं हैं या विश्वविद्यालय हैं, इन सब को एक तरह से ब्राइब किया जा रहा है कि वहाँ को ऐसे लोग जो इस तरह की चीज़ें लिखेंगे। अतीत में भी ऐसा आरोप लगता रहा है कि अतीत में जो कुछ की जो भारत का जो इतिहास है जिसको जिस तरह से लिखा गया है उसमें जो गौरव बोध जो विद्यार्थी को होना चाहिए वो नहीं हो पाता था। और कुछ तथ्यों के साथ देखिए हम दोनों तरह की बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, एक सही चीज़ सामने आनी चाहिए, किसी चीज़ की अति अच्छी नहीं है। विचारधाराओं में, हर विचारधाराओं में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, किसी के माइनस पॉइंट भी हैं, लेकिन एक विद्यार्थी को सही ढंग से इतिहास पढ़ने को मिलना चाहिए। आप उसके एक प्रोफेसर रहे हैं, तो इस बात से मैं आपसे चाह रहा हूँ कि इतिहास को इतिहास रहने दिया जाए। बिल्कुल। तो उपेंद्र, आप अगर गौर करें तो आपने कहा कि गौरव बोध, तो मैं यही बात आपकी कहूँ कि इतिहास का काम किसी को गौरव बोध कराना नहीं है। इतिहास तथ्य आधारित होता है। तो अगर तथ्य कहता है कि हम बहुत ख़राब हालत में थे तो हम उस अतीत से कैसे गौरवान्वित हो सकते हैं? हमको ये स्वीकार करना चाहिए कि हम इस कालखंड में हम इतने पिछड़े थे और वहाँ से हमने ये यात्रा की है, ये हमारे लिए गौरव की बात हो सकती है कि बेहतर हुआ है, चीज़ें बदतर नहीं हुई हैं। कुछ लोग अतीत को इतना महिमा मंडित कर रहे हैं कि उसके आगे आपको वर्तमान लगे कि खराब है, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि मानव जाति या मानव नस्ल जो है उसने लगातार तरक्की की है। और अपने संदर्भों में बात करें तो हमारे जो टीचर थे गोमती प्रसाद जी, वो कहते थे, हम लोगों का ये तराई के इलाके से हम लोग थे, तो कहते थे कि साहब देखिए, लोग मटर के सीज़न में जाड़े में आधा थरिया उबाल के मटर खा लेते थे। अभी 2 वक्त आपको सब जगह भोजन मिलने लगा, शिक्षा की पहुंच बढ़ी है, स्वास्थ्य की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, ये यात्रा हो रही है। और आप अगर कहें कि सब कुछ अतीत में था, तमाम रोगों के बारे में हम जान ही नहीं पाते थे, लोग मर जाते थे, डायग्नोसिस नहीं हो पाती। आज हमको पता है कि किस कारण से मेरे परिजन की मृत्यु हुई है, किस कारण से मेरे पिता की मृत्यु हुई या किस कारण मेरे दादा की मृत्यु हुई। विज्ञान की प्रगति से संभव हुआ है। एक सवाल और है कि एक बात मैं कह दूं बस एक लाइन में, कोविड से पहले हर शताब्दी में महामारी आती थी। पिछली शताब्दी में, मतलब 20वीं शताब्दी के शुरुआत में भी महामारी आई थी, जिसको हम लोग कहते हैं बॉम्बे इन्फ्लुएंजा। तो आप किसी महामारी, चाहे प्लेग में देख लें, चाहे चेचक में देख लें, चाहे उससे पहले जो हैजा हो रहा है, इन सब में लाखों करोड़ों में लोग मरते थे। कोरोना में लाखों में लोगों की संख्या पहुंची है, उसमें भी डाउट है। तो ये संभव हुआ है ना विज्ञान से। बिल्कुल बिल्कुल। आप को बहुत सारे हमारे यंगस्टर सुन भी रहे हैं, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगा कि पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है और पढ़े बगैर भाग्य परिवर्तन नहीं होता। चमत्कार, शायद मैं तो नहीं मानता कि चमत्कार किसी की ज़िंदगी में होता हो, वो हम सोचते हैं, हमारी माइथोलॉजी में, हमारी पौराणिक कथाओं में जिक्र है, लेकिन ऐसे चमत्कार होते नहीं। अभी ऐसी चमत्कार की आशा में ना, अभी हाथरस में लोग गए होंगे, 2.5 लाख लोग गए थे और उसमें से
100-125 लोग मर गए, एक चमत्कार की आशा में गए। तो अभी भी हमारे अचेतन में चमत्कार, चमत्कारिक व्यक्तित्व, ऐसे कोई अवतार आएगा। लेकिन ये भी प्रगति हमने की है, वो अगर आप गौर से देखिए तो मनुष्य ने की है और उसके लिए बहुत मेहनत की है और तब हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसलिए एक, चाहे आप विज्ञान के विद्यार्थी हों चाहे ना हों, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हर विषय में होता है, जिसको हम लोग जैसे इतिहास में इतिहास दृष्टि कहते हैं। बिल्कुल। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट ज़िंदगी में बनाए रखिए, छोटे हों कम पढ़े हों को नहीं। हिंदुस्तान में घाघ का नाम तो सुना होगा, वो को बहुत पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया आज तक नहीं हुआ। तो इसलिए हमारे यहाँ ये है कि हमारी परंपरा में वैज्ञानिक सोच बहुत पहले से रही है, दोनों तरह की सोच रही है। तो मैं अपने जो लोग भी श्रोता हैं हमारे या जो युवा सुन रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप विज्ञान वाला रास्ता पकड़िए। आस्था भी ज़िंदगी में ज़रूरी है, कमज़ोर अवसरों पे आपको ताकत देती है, लेकिन विज्ञान ही वो सच्चाई है जिसने मनुष्य को यहाँ तक पहुँचाया। बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई और आपने स्टूडियो में हमारे लिए और हमारे दर्शकों और श्रोताओं के लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत आभार। बिल्कुल, मेरा हम लोग का विश्वविद्यालय शिक्षक का एक काम है जी कि उसे जब जब मौका मिले वो समाज के लिए बात करे। बहुत बहुत अच्छा, नमस्कार सभी। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।